जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी लेटेस्ट मुद्दे के बारे में बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। हम लोग बात करने वाले हैं हग्जिट के बारे में। ठीक जैसे कुछ दिनों पहले सुर्खियों का विषय बना हुआ था ब्रेक्जिट, उसी तरह से इस समय विषय बना हुआ है कौन सा, हग्जिट। क्या है इसके बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे, किससे रिलेटेड है, सारी चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत यह मुद्दा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग टॉपिक पर। टॉपिक का नाम हम लोगों ने क्या देखा, थंबनेल में लिखा था, उसका नाम क्या है, हग्जिट। ठीक, यह क्या है, आप लोगों ने एक संगठन का नाम सुना होगा, यूरोपियन यूनियन। ठीक, उसी में से हंगरी नाम की एक कंट्री है जो अब बाहर निकलना चाह रही है या फिर उससे सदस्यता त्यागना चाह रही है। उसके प्राइम मिनिस्टर ने एक वाक्य बोला कि मुझे जहां तक लगता है कि अब हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाना चाहिए। उन्होंने यह वर्ड क्यों बोला, वहां के लोगों का कोई सपोर्ट नहीं था, उन्होंने यह बात खुद रखी। और कुछ दिनों पहले आप लोगों ने ब्रिटेन के बारे में सुना होगा कि ब्रिटेन भी इससे बाहर हो चुका है। जब ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था तो प्रेजेंट टाइम में वहां के जो प्रमुख हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने यही मुद्दा उठाया था कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो मैं यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाऊंगा। और उन्होंने अपने किए गए वादे को पूरा किया और ब्रिटेन को लेकर वह कहां से यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गए, जिसे नाम दिया गया था ब्रेक्जिट। ठीक, तो उसके बारे में आप लोग उम्मीद करता हूं कि पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो उस पर मैं एक वीडियो शूट कर चुका हूं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेंगे। अब बात करेंगे हम लोग कि यही यूरोपियन यूनियन है क्या, जिससे ये कंट्रियां बाहर हो रही हैं। चलिए बात करेंगे। यह एक ऐसा संगठन है जिसमें कुल कुछ दिनों पहले, जब तक ब्रिटेन इससे अलग नहीं हुआ था, 28 कंट्रियां हुआ करती थी। 28 यूरोपियन कंट्रियों का यह संगठन हुआ करता था, लेकिन उसमें से ब्रिटेन अलग हो गया, अब हंगरी भी अलग होने की बात कर रहा है। तो वह संगठन है क्या, वह एक ऐसा संगठन है जिसके तहत जितनी कंट्रियां उसमें ऐड होती हैं उनके आपसी जो सौहार्द होते हैं, आपसी जो ट्रेड होते हैं, सारे फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि ब्रिटेन इसका मेंबर था पहले, अगर आप उस समय ब्रिटेन को ले लीजिए, जर्मनी, पोलैंड, कोई भी कंट्री जो इसकी मेंबर है। ठीक, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हंगरी है, हंगरी और पोलैंड के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, क्या होगा कि अगर आप सोचिए कि हंगरी से आपको पोलैंड जाना है, वर्ल्ड लेवल पर यह एक रूल होता है कि अगर आप किसी कंट्री से अदर कंट्री में जाओगे तो आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उनमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आराम से जा सकते हो, एक दूसरे से फ्री ऑफ कास्ट ट्रेड कर सकते हो, कोई टैरिफ नहीं लगेगा। कोई भी कार्य होगा, चाहे ट्रेड का होगा, चाहे किसी अदर कंट्री से बात करना होगा, चाहे स्पेस में कोई भी मिशन लॉन्च करना होगा, वह यूरोपियन यूनियन के नाम से लॉन्च किया जाएगा। उसमें जितनी कंट्रियां हैं वो सारी मिलकर क्या करती हैं, इन सब चीजों में सहभागिता करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगर हम लोग ओरल रूप में देखें तो यह एक ऐसा संगठन है जिसमें प्रेजेंट टाइम में 27 कंट्रियां हैं और वो एक दूसरे के सौहार्द से भाईचारा की तरह एक दूसरे में ब्रदरहुड की भावना रखते हुए आपस में ट्रेड वगैरह फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। वर्ल्ड लेवल पर अगर उन्हें उस संगठन के अलावा किसी और कंट्री से बात करनी है तो जब तक सारी कंट्रियों का सपोर्ट नहीं होगा वो बात नहीं कर पाएंगे। आई होप कि आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो रूल और रेगुलेशन होगा सारी कंट्रियों पर एक होगा, जो जाना जाएगा यूरोपियन यूनियन रूल एंड रेगुलेशन। ठीक, तो ये सारा का सारा यूरोपियन यूनियन के बारे में है। अगर हम लोग बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय है, तो वह बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक, वहां से यह नियंत्रित किया जाता है। इसमें 4 से 5 काउंसिल बनाई गई हैं या 4-5 इसके स्तंभ हैं जिनके माध्यम से पूरी कंट्रियों का एक साथ शासन चलाया जाता है, अर्थात उन्हें गवर्न किया जाता है। सारी चीजें डीपली देखेंगे। हुआ क्या है कि हंगरी ने इससे बाहर निकलने की बात की। अब पॉइंट यह आता है कि हंगरी ने इससे बाहर निकलने की बात क्यों की। देखिए, जो यूरोप है ना, अगर उसे आप लोग 4 भागों में डिवाइड करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, तो जो हंगरी है, हंगरी पड़ता है ईस्ट में
और जो वेस्ट साइड में कंट्रियां हैं जैसे कि फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, जर्मनी हो गया, बहुत सारी कंट्रियां हैं, ठीक, उन सब ने मिलकर एक क्या किया है, रूल पास किया है कि एक वर्ग है LGBT, क्या, सॉरी, ग्रुप का नाम क्या है, LGBTQ नाम का एक ग्रुप है। इस ग्रुप को वो सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हंगरी इसको सपोर्ट नहीं करता है और यूरोपियन यूनियन का एक आर्टिकल है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ संविधान चलता है वैसे वहां भी एक संविधान चलता है, ठीक, जिसे लिस्बन ट्रीटी बोलते हैं। लिस्बन नाम की एक कंट्री है, वहीं पर संधि हुई थी, तो लिस्बन ट्रीटी के नाम से यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, संविधान चलता है। तो उसमें आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 7 के तहत यह कहा गया है कि अगर आप यूरोपियन यूनियन के द्वारा जारी किए गए किसी भी रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इस ग्रुप को सपोर्ट किया। हंगरी ने इसका विरोध किया कि हम इसका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यह LGBTQ ग्रुप है क्या, डीपली समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने का प्रयास करेंगे। आइए बोर्ड पर एक एक पॉइंट समझते हैं। क्या हुआ, हंगरी के पीएम का नाम याद रखेंगे, विक्टर ओबर्न ने यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने को कहा। यूरोपियन यूनियन के बारे में आप लोग समझ गए क्या है, 27 देशों का संगठन है, पहले 28 हुआ करता था। ब्रिटेन के द्वारा इससे निकलने पर ब्रेक्जिट नामक एक संगठन हुआ या फिर एक आंदोलन हुआ जिसमें ब्रिटेन बाहर हो गया, तो यूरोपियन यूनियन में 28 की जगह 27 कंट्रियां बची, ठीक। इसी तरह से अब चल रहा है हेक्सिट मतलब हंगरी इससे एग्जिट होने वाला है, बाहर होने वाला है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हंगरी है क्या, तो यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थलबद्ध। लैंड लॉक्ड का मतलब यह है कि इसके पास अपना कोई सागर या महासागर नहीं है, चारों तरफ से देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है, ठीक, पूछा जा सकता है। इसके पड़ोस में जो कंट्रियां इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रिया, रोमानिया और स्लोवाकिया, इस तरह की स्लोवाकिया, बहुत सारी कंट्रियां हैं। रीजन क्या है इसके बाहर निकलने का, तो पश्चिमी यूरोप के देश फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम इत्यादि ने मिलकर क्या किया है, LGBTQ समूहों को मान्यता प्रदान कर दी है, ठीक। अब यह है क्या, सबसे बड़ा टॉपिक है कि LGBTQ ग्रुप है क्या, इसे हम लोग एक एक पॉइंट समझेंगे। क्या है, देखिए, L का मतलब होता है लेस्बियन, B का मतलब होता है गे, और B का मतलब क्या होता है, L का मतलब लेस्बियन, B का मतलब गे, सॉरी G का मतलब गे, B का मतलब बाइसेक्सुअल और T का मतलब है ट्रांसजेंडर, Q का मतलब है क्वेरी। अब एक एक पॉइंट को समझिए। इस वर्ग के जो लोग होते हैं उन्हें इन कंट्रियों ने, पश्चिमी यूरोप की कंट्रियों ने क्या किया, सपोर्ट किया, मतलब कि वो बहुत ओपन माइंड हो चुके हैं। ऐसे कहना है किसका, हंगरी का, कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते लेकिन ये लोग करते हैं तो हमारे ऊपर भी यह रूल थोप रहे हैं ये लोग मानने के लिए, तो मैं इसे मान नहीं सकता, चाहे मुझे बाहर ही होना पड़े। इसमें क्या होता है, जो लेस्बियन ग्रुप होता है, इसमें आप सबको पता होगा, इसमें क्या होता है, लेडीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, वो आपस में संबंध बनाते हैं, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक। लेस्बियन का मतलब ही यह हुआ, ठीक। गे का मतलब यह है कि कोई पुरुष की तरफ ही आकर्षित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गे बोलते हैं, ठीक। जैसे कहते हैं मैं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, इस तरह वाला सीन है इसमें, ठीक। तो एल का मतलब हो गया लेस्बियन, जो महिला की तरफ आकर्षित हो। जी का मतलब हो गया गे, अर्थात पुरुष की तरफ ही अट्रैक्ट हो, संबंध बनाए। जी का मतलब हो गया, बी का मतलब हुआ बाइसेक्सुअल का मतलब यह है कि उसे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, वह चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों की तरफ अट्रैक्ट होता है और उससे रिलेशन बनाने की इच्छा प्रकट करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, बाइसेक्सुअल। टी का मतलब है ट्रांसजेंडर, जिसका जेंडर क्लियर ही नहीं है कि वह पुरुष है या फिर महिला है। इंडिया में इस वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है, जिसे समलैंगिक बोलते हैं। जैसे लेस्बियन हो गया, गे हो गया, इन सबको समलैंगिक बोलते हैं कि ये आपस में शादी भी कर सकते हैं। इंडिया में पिछले वर्ष ही रूल फॉलो किया, पास किया गया था एक एक्ट, उसकी तरफ से समलैंगिक लोगों को आपस में शादी करने की भी छूट दे दी गई है। तो इंडिया में यह पूरी तरह से वैलिड है। आप लोगों ने समझा। क्यू का मतलब क्या है, क्वेरी का मतलब यह है कि यह अपने आप को समझ ही नहीं पाता कि यह पुरुष है कि महिला है या फिर ट्रांसजेंडर है, गे है या लेस्बियन है। खुद को जो नहीं समझ पाता, जो इन सारे ग्रुपों से अलग होता है, इनमें से किसी की तरफ ना वह आकर्षित होता है ना किसी से वह घृणा करता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्वेरी। तो इस तरह के जो ग्रुप हैं, इन्हें क्या कर रहा है, जो पश्चिमी यूरोप की कंट्रियां हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, यूरोपियन यूनियन के तहत यह सारी कंट्रियों पर थोपने का प्रयास कर रही हैं। हंगरी इसका विरोध कर रहा है, ठीक।
अब मुद्दा यहां आता है कि यूरोपियन यूनियन कैसा संगठन है, उसका प्रशासन कैसे चलता है। क्या वहां पर भी जैसे इंडिया में कोई कोर्ट है, वहां पर भी कोर्ट है, जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट होती है, पार्लियामेंट होती है, वहां पर ही है? तो बिल्कुल ऐसा है। देखिए यूरोपियन यूनियन का प्रशासन कैसे चलता है, तो वहां पर है यूरोपियन कमीशन। ठीक, यूरोपियन कमीशन कार्य करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करता है, यूरोपियन काउंसिल करता है, यूरोपियन पार्लियामेंट करता है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे आप लोग देखते हैं इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये इसके कितने 5 स्तंभ हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं। और वहां के संविधान का नाम क्या है? लिस्बन ट्रीटी वहां का संविधान है। ठीक, अब यहां बात निकल के आती है कि इसके माध्यम से नियंत्रण तो किया जाता है। हंगरी पर क्या एक्शन लिया गया जब उसने लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेरी समूहों को पूरी तरह से इनवैलिड घोषित कर दिया। कह दिया कि भैया देखो, अगर आप लोग इसे मानते हो तो मानो, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं इसे नहीं मानूंगा। बजाय इसके अगर मुझे आप लोग यूरोपियन यूनियन से बाहर भी कर दोगे, फिर भी मैं यह चीज नहीं मानने वाला हूं। तो उसने अपना अलग से एक्शन लिया, उसने एक कानून बनाया हंगरी ने। ध्यान से समझिएगा, हंगरी ने एक रूल बनाया और यह कहा कि जो 18 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं उन्हें सेक्सुअल नॉलेज नहीं दिया जाएगा। सेक्सुअल नॉलेज का मतलब जैसे आप लोग अपने इंडिया में है कि जब आप लोग हाई स्कूल में पहुंचते हैं तो बायोलॉजी में आप लोगों को चैप्टर मिलता है प्रजनन का। प्रजनन कैसे होता है, कैसे लिंग क्या होता है, मतलब कि जेंडर कैसे निर्धारित किया जाता है, यह सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। ठीक, तो वहां पर हंगरी ने यह रेगुलेशन बना दिया, एक्ट बना दिया कि 18 साल से कम वर्ष के बच्चों को सेक्सुअल नॉलेज दिया ही नहीं जाएगा, उसके बारे में पूरी तरह से जागरूक भी नहीं किया जाएगा। जब वो उसके बारे में जानेंगे ही नहीं तो वो समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे कि मैं किस श्रेणी में आता हूं। तो क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन ने इसका पूरी तरह से विरोध कर दिया कि देखो आप हमारे मेंबर हो तो जो रेगुलेशन और रूल सब पर है वही आप पर भी होने वाला है। ठीक, तो उसने कहा नहीं, आप कुछ भी कहो मैं मानने वाला नहीं हूं। तब यूरोपियन यूनियन ने धमकाया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लिस्बन ट्रीटी नाम से, उसमें आर्टिकल 7 भी दिया गया है, मत भूलिए। उसका कहना यह है कि अगर आप इस तरह की हरकत करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा और आपकी जो आर्थिक सहायता है यूरोपियन यूनियन की तरफ से वह बंद कर दी जाएगी। ये महाशय कौन? विक्टर ओबर्न, जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा भैया ऐसा है, तुम बंद कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, लेकिन हम इस ग्रुप को अपने यहां वैलिड नहीं करने वाले हैं। ठीक, यह बात किसने कही? विक्टर ओबर्न ने। उन्होंने कहा देखो, यूरोपियन यूनियन ने मुद्दा उठाया कि आपके लोग भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपने कैसे यह वाक्य बोला? वो कहे ऐसा है क्या, चलो मैं जनमत संग्रह करवा देता हूं, वहां पर लोगों की वोटिंग करवा लेता हूं मैं, मुझे पता लग जाएगा कि लोग तुम्हारे साथ हैं या फिर हमारे साथ हैं। तो ये मुद्दा था। अब बात निकल के आई कि अगर विक्टर ओबर्न इस समय हंगरी में जनमत संग्रह करवाते हैं उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, जो विक्टर ओबर्न है यह साल 2010 से हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं। 2 बार यह चुनाव जीत चुके हैं, अगले अप्रैल में चुनाव होने वाला है। तो देखिए यह बंदा क्या कर रहा है, राजनीतिक पासा फेंक रहा है। अगर यह जनमत संग्रह करवाता है और इसके पक्ष में वोटिंग होती है, मतलब इसके विरोध में, किसके विरोध में? एलजीबीटीक्यू के विरोध में अगर वोटिंग होती है, अर्थात कि इस प्राइम मिनिस्टर के पक्ष में होगी, तो अगले चुनाव में इसे प्रॉफिट होगा, जो विपक्ष है पहले से ही दब जाएगा। दूसरा, अगर यह चाहेगा, अगर एलजीबीटीक्यू में जनमत संग्रह करवाने पर इसकी तरफ मत ज्यादा मिला तो आगे चलकर यह यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए भी जनमत संग्रह करवा सकता है, उसमें भी इसे वोटिंग होगी, यह फायदा। तीसरा, यह अपनी क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकता है। तो यह था पूरा का पूरा टॉपिक। आई होप कि आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे कि यह पूरा का पूरा जो मैटर है जिसे हम लोग बोल रहे हैं हग्जिट, यह क्या है। हल्के में मत लीजिएगा, आपके प्री में यहां से प्रश्न बनना एकदम श्योर है और मेंस में लिखने के लिए आ सकता है। कई सारी कंट्री में देखिए क्या होता है ना, यूपीएससी प्रश्न कहां से उठाता है, इंटरनेशनल तौर पर जो कोई लेटेस्ट टॉपिक आता, जैसे ब्रेक्जिट था, जो साल 2020 का क्या देके आए, इंटरव्यू देके आए, साल 2019 का देके आए हैं, वो 2 सालों से चर्चा में बना हुआ था। उन सबके इंटरव्यू में वहां से प्रश्न बना है, 20 और 19 वालों में, मेंस में भी लिखने के लिए आया है, पेपर उठा के देख लीजिएगा, प्री में भी पूछा है। तो इस वजह से अगर यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड
हंगरी कंट्री बाहर हो रही है, हेक्सिट नाम से यह चीज बाहर निकल के आ रही है, तो इस पर आप लोगों को ध्यान देना और पढ़ना आवश्यक है। इससे क्या होगा कि आपकी प्री और मेंस दोनों कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। बैकग्राउंड में कुकर के सीटी की आवाज आ रही है, मुझे भी पता है, उसको ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।